सिट डाउन, सिट डाउन सर, बैठ जाइए सब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। किताब मिल गई सर सबको? किताब मिल गई सर? लैंडमार्क जजमेंट पे किताब मिल गया सर आप लोगों को? ये किताब आप लोगों को मिल गया, बताइए। लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट पे आप लोगों को किताब मिल गया सर? सबको मिल गया? ओके सर। आज सर हम शुरू करेंगे इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ेंगे सर? इसेंशियल्स, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज सर हम ये पढ़ेंगे। क्या होता है सर? सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स आइटम्स हैं सर? क्या क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरी है सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है सर, वो हम आज देखेंगे। उससे पहले सर हम आज एक केस स्टडी करेंगे, एक केस डिस्कस करेंगे सर। केस, केस किसका है सर? ये केस गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात। पेज नंबर 1 सर, किताब का पेज नंबर 1 आप लोग खोले। हाइलाइटर लाए ना सर आप लोग? मैंने कल बोला था 2-3 तरह का आप लोग हाइलाइटर लेके आइएगा और हाईलाइट करें सर। आप क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। कौन सा है सर? रमन लाल एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म। सर पहले मैं आपको केस से जुड़ी हुई, केस से जुड़ी हुई, केस लॉ से रिलेटेड कुछ मैं टर्म्स आपको बता देना चाहता हूँ। केस हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले मैं टर्म बता देना चाहता हूँ। किसी भी केस में, किसी भी केस में जिस बंदे का नाम पहले आए, पहले आए, जिसका नाम पहले आए, उसको क्या बोलेंगे सर? प्लेंटिफ। क्या बोलेंगे सर? प्लेंटिफ। क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब सर वन हु फाइल्स द केस, जिसने केस क्या किया है सर? फाइल किया है। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है सर? वन हु फाइल्स द केस, हु फाइल्स द केस, जिसने सर केस फाइल किया है उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ। और दूसरा क्या होता है सर? डिफेंडेंट, जिसका नाम बाद में आएगा सर, जिसका नाम बाद में आएगा सर, डिफेंडेंट, जिसका नाम बाद में आएगा सर उसे हम क्या बोलेंगे? डिफेंडेंट। जिसका नाम बाद में आएगा सर उसे हम बोलेंगे डिफेंडेंट। और डिफेंडेंट क्या होता है सर? हु डिफेंड द केस और अगेंस्ट whom the case is filed, against whom the case is filed, against whom the case is filed। मतलब सर, मतलब इस केस में स्टेट ऑफ गुजरात केस किया है रमन लाल एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म। रमन लाल पे स्टेट ऑफ गुजरात ने केस फाइल किया है। तो स्टेट ऑफ गुजरात प्लेंटिफ हुआ और रमन लाल क्या हुआ सर? डिफेंडेंट। 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 पहले प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पे हम डिस्कशन कर लेते हैं सर। मैं आपको केस देता जाऊंगा, आप बताते जाइएगा कौन प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें प्लेंटिफ बताइए सर, इसमें आप प्लेंटिफ बताइए। लालमन शुक्ला, ओके, लालमन शुक्ला इज द प्लेंटिफ, गौरी दत्त इज द डिफेंडेंट। दूसरा सर बाल्फर वर्सेस वाल्फर,
इसमें बताइए सर, बाल्फर वर्सेस बाल्फर में आप लोग बताइए कि कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है। सर दोनों का सरनेम सेम है। अरे तो सरनेम सेम है तो उससे क्या, जिसका नाम सबसे पहले आएगा वो प्लेंटिफ होगा, जिसका नाम बाद में आएगा वो डिफेंडेंट होगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है सर, इसीलिए सरनेम सेम है। चलिए ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, बस यही समझाना मैं चाह रहा था। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। आगे बढ़ते हैं। केस क्या था सर, केस क्या था सर, रमन लाल एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म थी, एक पार्टनरशिप फर्म थी। रमन लाल एंड कंपनी का एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर डोंट वांट टू कंटिन्यू द फर्म एंड देयरफॉर दे डिसॉल्व द फर्म। क्या हुआ सर, रमन लाल एंड कंपनी में एक पार्टनर की मृत्यु हो गई, एक पार्टनर का मृत्यु हो गया। आपने पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप जॉब अकाउंट से पढ़े होंगे, तो वहां पढ़े होंगे ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर देयर इज डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। नहीं सर, फर्म के पास एक चांस होता है या तो डिसॉल्यूशन की तरफ चले जाए या एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको कंटिन्यू करे। हियर एग्जिस्टिंग पार्टनर डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर वन पार्टनर, देयरफॉर दे वांट टू डिसॉल्व द फर्म। वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते थे, इसीलिए फर्म का डिसॉल्यूशन हो गया। तो आगे लिखते हैं सर, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, क्या सर, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर का क्या हो गया सर, डेथ हो गया, मृत्यु हो गया सर। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने क्या किया सर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसॉल्व द फर्म, डिसॉल्व कर दिया सर फर्म को, है ना, डिसॉल्व द फर्म, फर्म को डिसॉल्व कर दिया सर, फर्म को क्या किया सर, डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो फर्म का डिसॉल्यूशन होता है जब सर, तो आपको पता होगा कि सारे के सारे एसेट्स, सारे के सारे लायबिलिटीज का पेमेंट होता है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने क्या किया सर, ऑन पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, ऑन पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, सारे के सारे लायबिलिटीज के पेमेंट करने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो थे उन्होंने एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ऑन पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज एग्जिस्टिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग एसेट अमॉन्ग देमसेल्फ। क्या किया सर, ऑन पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज एग्जिस्टिंग पार्टनर जो थे एग्जिस्टिंग पार्टनर distributed the remaining asset among themselves, the remaining assets among themselves। ऐसे ही लिखा हुआ है ना बुक में, हाँ, तो बस इसको सिर्फ आप कलर करते हैं सर। क्या हुआ सर, फर्म का डिसॉल्यूशन हो गया, एक पार्टनर के मृत्यु होने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर ने ये डिसीजन लिया कि वी डोंट नीड टू कंटिन्यू द फर्म, जस्ट वी हैव टू गो फॉर द डिसॉल्यूशन, हमें डिसॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमारा एक पार्टनर का लॉस हो गया है। उन्होंने सारे लायबिलिटीज को एग्जिस्टिंग पार्टनर ने पेमेंट कर दिया और जो एसेट्स बचा उसे अपने बीच में बांट लिया। ये बात सर पता चल गया किसी तरह से सेल टैक्स डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ गुजरात को। ठीक है, ये बात किसे पता चल गया सर कि फर्म का डिसॉल्यूशन हो गया और पार्टनर ने सारे एसेट अपने में ट्रांसफर कर लिया। जब सेल टैक्स डिपार्टमेंट वाले को ये बात पता चला, वो दौड़ा आया सर, दौड़ा आया एकदम पार्टनर्स के पास आया सर। क्या बोला, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, goods means every kind of movable property, hence you have transferred the movable property, it will be considered as sale under Sale of Goods Act 1930 and therefore chargeable to tax।
पार्टनर्स ने सर टैक्स देने से रिफ्यूज कर दिया, पार्टनर ने सर टैक्स देने से रिफ्यूज कर दिया, तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ गुजरात ने केस फाइल कर दिया टू रिकवर द टैक्स अमाउंट। आगे लिखते हैं सर, आगे लिखते हैं पहले सर, फिर आगे केस की बात करेंगे। सेल टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो है सर क्लेम किया सर, क्या ट्रांसफर नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज द करेक्ट वर्ड। जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आप करेक्ट वर्ड का यूज करिए। क्या किया सर, सेल टैक्स डिपार्टमेंट क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एज अ ट्रांसफर। क्या किया सर, उसे ट्रांसफर माना सर। सेल टैक्स डिपार्टमेंट क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एज ए ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या माना सर, ट्रांसफर माना, किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी का सर, मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर माना। सेल टैक्स डिपार्टमेंट क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एज ए ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, therefore chargeable to tax, therefore chargeable to tax, therefore chargeable to tax, therefore chargeable to tax, therefore sir chargeable to tax। therefore chargeable to tax, ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट वाले का कहना था सर। शेयरहोल्डर्स रिफ्यूज, पार्टनर्स रिफ्यूज टू पे टैक्स, पार्टनर्स क्या किया सर, रिफ्यूज टू पे टैक्स, रिफ्यूज टू पे टैक्स। इस बात को याद रखिएगा सर, सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स को क्या माना, ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर चार्जेबल टू टैक्स। अब मामला कोर्ट में गया सर, कोर्ट में गया, क्योंकि वर्डन ऑफ प्रूफ जो था सर वो स्टेट ऑफ गुजरात के पास था। जो प्लेंटिफ होता है ना सर, जो प्लेंटिफ होता है वर्डन ऑफ प्रूफ उसी का होता है सर, प्लेंटिफ पे ही सर होता है वर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होता है सर, प्लेंटिफ पे। बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होता है सर, प्लेंटिफ पे। मतलब केस को सिद्ध करने का जो वर्डन होता है, जो बोझ होता है वो प्लेंटिफ का होता है। तो जज ने पूछा सर स्टेट ऑफ गुजरात से, यहाँ कैसे, तो स्टेट ऑफ गुजरात ने कहा सर ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये लोग टैक्स का प्लानिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करते हैं, एसेट का ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे इनको टैक्स में फायदा होता है, जिससे ये टैक्स प्लानिंग करते हैं जज साहब। ये नहीं कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया, उन्होंने डेथ ऑफ पार्टनर, तो इन्होंने सारे लायबिलिटीज को पे करके और उसके बाद इन्होंने एसेट्स को ट्रांसफर नहीं, डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या वर्ड यूज किया सर, ट्रांसफर, एसेट्स का ट्रांसफर कर लेते हैं जज साहब, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता है। जज, क्योंकि जज को दोनों पार्टी का सुनना होता है सर, तो जज ने सर रमन लाल एंड कंपनी से पूछा, रमन लाल एंड कंपनी के जो पार्टनर्स थे उनसे पूछा कि आप भी कुछ बोल लो। तो रमन लाल एंड कंपनी ने बोला कि सर चूंकि वी आर द पार्टनर्स, फर्म हमारी थी, एक पार्टनर का डेथ हो गया, सारे लायबिलिटीज को हमने सर पे ऑफ कर दिया, बाकी जो एसेट्स बचेगा जज साहब उसे तो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, एंड इट इज कंसीडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसमें जजमेंट सुनिए सर, जज का जजमेंट। जज ने कहा सर जजमेंट, पहले यहाँ पे जजमेंट लिख देता हूं सर, जजमेंट। ये केस था सर इतना, ठीक है,
ये क्या था सर, इतना केस था, क्या था सर, केस। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ने, स्टेट ऑफ गुजरात ने केस फाइल किया सर रमन लाल एंड कंपनी के बारे में, कहा सर कि इन्होंने टैक्स का प्लानिंग कर लिया। लेकिन सच्चाई क्या था सर, रमन लाल एंड कंपनी का एक पार्टनर का डेथ हो गया था, जिससे उन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर लिया और उसके बाद सारे लायबिलिटी के पे करने के बाद उन्होंने अपना सारा का सारा एसेट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये बात स्टेट गवर्नमेंट के सेल टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गई, उन्होंने क्लेम किया सर, इन्होंने टैक्स देने से रिफ्यूज कर दिया। स्टेट ऑफ गुजरात सेल टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट चली गई, कोर्ट में उन्होंने क्या कोर्ट किया सर, कोर्ट में उन्होंने ये कोर्ट किया सर कि सर ये लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, एसेट्स को फर्म में डालते हैं, फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, उसके बाद एसेट्स को खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एंड एसेट इज कंसीडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 27 एज ए गुड्स, as a goods being it is a movable property is considered as the goods, and on transfer of movable property they will impose sale tax, it is considered as sale। जज ने कहा सर, जज ने क्या फैसला कहा सर, जज ने कहा सर as per Indian Contract Act, Indian Contract Act 1872, ठीक है, अंडर चैप्टर essentials of valid contract, essentials of a valid contract, valid contract क्या कहा सर जज, जज ने कहा सर देयर मस्ट बी टू पार्टीज, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस केस में एक ही पार्टी है सर, सिर्फ ओनली एंड ओनली द पार्टनर ऑफ रमन लाल एंड कंपनी, सिर्फ एक ही पार्टी है सर, रमन लाल कंपनी के पार्टनर्स, देयर इज नो अदर पार्टी। और अगर ज्यादा दो पार्टी नहीं होगी, one cannot contract with himself। क्या कहा सर जज ने, जज ने कहा सर one cannot contract with himself, one cannot contract with himself, कोई अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, one cannot contract with himself, कोई अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। there must be involvement of two parties, one who makes the offer and other who will accept the given offer, so there must be involvement of two parties। तो ये पहला इसेंशियल हुआ सर, दिस इज द फर्स्ट इसेंशियल, ये क्या हुआ, पहला इसेंशियल हुआ टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए सर टू पार्टीज, आज आपको लिखना पड़ेगा सर, आज आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू राइट डाउन। लिखिए टू पार्टीज, कितने सर, टू पार्टीज, टू पार्टीज। जज ने क्या कहा सर, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, कोई अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, देयर must be involvement, there must be involvement of two parties, there must be involvement of two parties, there must be involvement of two parties, one who makes the offer, one who makes the offer, who makes the offer, जो ऑफर देगा सर, जो ऑफर देगा सर, जो ऑफर देगा सर, and other who will accept the offer, who will accept the offer, who will accept the offer। okay, write down sir, write down sir,
दिस इज पॉइंट नंबर 1, इसे हम क्या बोलेंगे सर, पॉइंट नंबर 1। लिखिए सर, लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए सर, राइट डाउन फास्ट 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 फास्ट। केस स्टडी भी लिखना है, केस स्टडी तो बुक में है ही सर, बुक में तो है ही ना, मैंने आपको बता ही दिया है, केस स्टडी का एक बुक दे ही दिया है लैंडमार्क जजमेंट का, उसमें आप लोग सिर्फ कलर कर ले, ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है प्रॉपर एकदम इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, सिर्फ उसको आप येलो रेड पिंक जैसे भी आप लाए हैं हाइलाइटर, उसे आप हाईलाइट कर, ये लिख लीजिएगा सर, ये लिख लीजिएगा, इतना ये लिखा हुआ नहीं होगा, ये डेफिनेशन सेक्शन में लिखा हुआ होगा, लेकिन इसे आप लिख लीजिएगा। प्लेंटिफ किसे कहते हैं, डिफेंडेंट किसे कहते हैं, हो गया। ओके सर, पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसा सर, कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसा सर। पॉइंट 2 में बोला गया सर, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी एदर बाय वर्ड ऑफ माउथ और इन द रिटन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट या तो बोल करके किया जा सकता है सर, या तो लिख करके किया जा सकता है। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं सर, वहाँ पे आप कुछ सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता है सर, उसे क्या बोलते हैं, वाई वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है सर, एक कॉन्ट्रैक्ट में एदर वाई वर्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट में either by word, either by words or either by word, a contract may either by words or in the written form, either by words or in the written form, the contract may either by words or in the written form, there is no difference, कोई डिफरेंस नहीं है सर, there is no difference between a contract made by words of mouth or by written form, मतलब सर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट या तो वर्बल बना सकते हैं सर, वर्बली बना सकते हैं, या रिटर्न फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सर। डिफॉल्टिंग पार्टीज दोनों केस में लायबल होगी सर। 3 में आते हैं सर, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं सर, किस में आते हैं, 3 में आते हैं। द एग्रीमेंट, अभी नहीं लिखेंगे सर, अभी आप लोग नहीं लिखेंगे। द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होगा सर, द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। एग्रीमेंट कैसा होगा सर, सर्टेन, डिफिनिट, इसको ऐसे भी लिखिए सर, क्या होगा सर, डिफिनिट। The agreement of a contract must be certain, not vague. vague नहीं होना चाहिए सर। vague का मतलब सर, vague का मतलब सर, vague means indefinite, वेग का मतलब क्या है सर, इंडिफिनिट। मतलब सर, मतलब एग्जांपल लेते हैं सर, एग्जांपल क्या नाम है बच्चा आपका,
क्या नाम है सर? रोहन। रोहन, रोहन है सर, रोहन। रोहन का सर एक रेस्टोरेंट है सर। क्या है? रेस्टोरेंट है। कहाँ? दिल्ली में। रोहन का क्या है सर? रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट। दिल्ली में सर। रोहन ने सर, रोहन ने सर रमन लाल से, रमन लाल, रमन लाल जो कि एक होलसेलर है सर ऑयल का, ऑयल होलसेलर है। कौन है सर? रमन लाल ऑयल होलसेलर है सर। इससे कॉन्ट्रैक्ट किया सर, ऑयल होलसेलर। रमन लाल कौन है सर? ऑयल होलसेलर। इससे क्या किया सर? कॉन्ट्रैक्ट किया रोहन ने। क्या कहा सर? रोहन ने कहा सर मुझे 100 लीटर अपने रेस्टोरेंट के लिए क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, ऑयल चाहिए। 100 लीटर ऑयल, 100 लीटर ऑयल। कीमत कितनी थी सर? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। कीमत की बात ही नहीं हुई थी सर। ठीक है। रोहन ने रमन लाल से बोला मुझे 100 लीटर ऑयल चाहिए। रमन लाल ऑयल के होलसेलर थे सर। अब रमन लाल के पास बहुत सारे तरह के ऑयल थे, लाइक लाइक सर मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, लाइक कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, लाइक सर ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, पीनट ऑयल, बादाम का तेल, है ना, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइन ऑयल। इतने सारे ऑयल में डील करते थे सर, इतने सारे ऑयल में रमन लाल डील करते थे सर। रमन लाल ने सर 100 लीटर सनफ्लावर ऑयल भेज दिया। क्या किया सर? सनफ्लावर ऑयल भेज दिया, सनफ्लावर ऑयल भेज दिया सर। एग्रीमेंट में कहीं लिखा हुआ था सर, एग्रीमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये बात लिखी हुई थी कि कौन सा ऑयल भेजना है? नहीं लिखी हुई थी सर। तो रमन लाल ने क्या किया? सनफ्लावर ऑयल भेज दिया। पैसे क्लेम किए सर। कैसे दे रहे हो? 250 रुपये लीटर, 25,000 रुपये भिजवा देना भैया। रोहन का दिमाग उड़ गया सर, ये कौन सा तेल भेज दिया यार तुम? दिल्ली में ये तेल थोड़ी ना लोग खाते हैं, दिल्ली में तो लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल भेजो। इसीलिए कहा गया सर कि द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। आपको बताना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑयल खाना है, कौन सा ऑयल चाहिए था। ये रोहन को बताना चाहिए था। क्या? कि मुझे 100 लीटर मस्टर्ड ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल। वी वांट 100 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। दिस इज then the agreement of contract will have the certain nature। तब जाकर ये एग्रीमेंट जो होता कॉन्ट्रैक्ट का, ये जो एग्रीमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट जो होता सर, वो सर्टेन नेचर का होता। आपने बताया ही नहीं कौन सा ऑयल चाहिए, तो ये एग्रीमेंट कैसा हो गया सर? वेग नेचर का हो गया, इंडिफिनिट नेचर का हो गया। ठीक है, समझ गए? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 सर, the agreement of the contract must be of possible nature। the agreement, the agreement of a contract, the agreement of a contract must be of possible nature, must be of possible nature, must be of possible नेचर, मस्ट बी ऑफ पॉसिबल नेचर। सर एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होगा, उसका पॉसिबल नेचर का होना बहुत जरूरी है।
क्या होना जरूरी है सर? उसका पॉसिबल नेचर का होना बहुत जरूरी है। लाइक मिस्टर रोहन, मिस्टर मैजिशियन, मिस्टर मैजिशियन ने सर, एक जादूगर ने मिस्टर रोहन को कहा मैं सर जहां पे नारियल फोड़ूंगा, वेयर आई विल ब्रोक द नारियल, वेयर आई विल ब्रोक द कोकोनट, जहां पे सर मैं नारियल पटकूंगा, जहां पे वो नारियल फूटेगा, वहां पे आपको खजाना मिलेगा। क्या मिलेगा सर? खजाना मिलेगा। यू विल हैव ए ट्रेजरी, यू विल गॉट अ ट्रेजरी। तो खजाना मिलेगा सर, खजाना। क्लेम टू find a treasury with a coconut। संभव है सर? बताइए कहाँ ऐसा होगा कि आप एक कोकोनट से बजाड़ो और वहां खजाना निकलना शुरू हो जाए? इज इट पॉसिबल? नो। So then the event of the contract is impossible nature। event of the contract is sir impossible nature। event कैसा है सर? इम्पॉसिबल नेचर का है। रोहन भी खुश हो गया था सर, अरे भैया मेरे को खजाना मिल रहा है, जादूगर साहब बोल रहे हैं, है ना। जादूगर ने सर 5 लाख रुपया ले लिया सर, 5 लाख रुपया निकल लिया सर। फिर बोला यार आप यहाँ गड्ढा बनाओ, ठीक है मैं आता हूँ। ये गड्ढा बनाते रहे सर, 50 फीट 100 फीट, कुछ नहीं मिला सर, पैसे गए सर। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आप बनाएं, इस चीज पे आप ध्यान दें कि उसका इवेंट पॉसिबल नेचर का है या नहीं है ना। इवेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ पॉसिबल नेचर, इफ द इवेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल नेचर, if the event of the contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट इम्पॉसिबल नेचर का है सर, इफ द इवेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ इम्पॉसिबल नेचर, अगर इम्पॉसिबल नेचर का है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? void ab initio। द कॉन्ट्रैक्ट will be void ab initio, ये क्या होता है सर? void ab initio ये क्या होता है सर? यह एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड, छोटे छोटे शब्दों के जहां बड़े बड़े मतलब होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? void from the very beginning। इसका मतलब क्या हुआ सर? void from the very beginning, शुरुआत से ही क्या है सर? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? void। जिस कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट इम्पॉसिबल नेचर का होगा सर, जिस कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट इम्पॉसिबल नेचर का होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट void होगा। शुरुआत से क्या होगा? void होगा। तो क्या सर मिस्टर रोहन क्लेम कर सकते हैं? जरूर क्लेम कर सकते हैं सर। अगर मिस्टर मैजिशियन कहीं मिलेगा सर तो जरूर केस करेंगे, केस फाइल कर सकते हैं सर, डेफिनेटली सर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लिखें सर, आप लोग लिखें, राइट डाउन, यहां से लिखें सर, यहां से। A contract may either by word or in the written form. There is no difference between a contract made by words of mouth or by written form. लिखें सर, आप लोग लिखें सर। तब तक मैं आप लोग को एक शायरी सुनाता हूँ, सर, मजा आ जाएगा आप लोगों को। वो दिन नहीं, वो रात नहीं, वो पहले जैसे जज्बात नहीं। वो दिन नहीं, वो रात नहीं, वो पहले जैसे
जज्बात नहीं, होने को तो हो जाती है बातें उनसे, मगर बातों में पहले जैसे जज्बात नहीं। वाह 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 वाह। चलिए सर आप लोग लिखिए, है ना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सर हम फिर एक केस करेंगे सर, एक केस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। आज हम 2 केस निपटा लेंगे सर, और धीरे धीरे सर चलेगा, ऐसे ही क्लासेस डेली चलेंगे, आप लोग डेली आते रहिए। कल के सारे डेफिनेशंस आप लोगों को याद है ना? 2 ABCDEFGHIJ, जे कौन सा था सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। गुड, वेरी गुड। पढ़ रहे हैं सर आप लोग? पढ़ रहे हैं? घर जाके पढ़े ही नहीं तो कल यहीं का पढ़ा याद रह गया सर? वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोग लिखिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं।